हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखना है। अभी तक अपन ने जो सॉल्व किए थे वो क्या था आपके पास में, जनरल सॉल्यूशन थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो सब जनरल सॉल्यूशन वाले थे। आज अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर कुछ कंडीशंस दी हुई रहेगी और उस कंडीशन पे से अपन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, प्रेजेंट है। जैसे अपन सी लेते थे ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दैट इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की क्या करना है अपने को, वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। और वो वैल्यू जब अपन जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो फिर जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन, then according to the given condition you have to find out the value of arbitrary constant which is present in general solution. Substitute that value of the arbitrary constant in general solution, so we get the new solution and that solution is nothing but the particular solution. Okay, तो पहला एम क्या रहेगा अपने का, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एम अपना जो रहेगा वो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एम इज टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी अपनी, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद में वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अपने इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन रहेगा, सी रहेगा। और वो सी की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो फिर जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो पहले अपन जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लेते पहले प्रॉब्लम। 3 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स tan y dx प्लस 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते जैसे हमेशा कर देते वैसे ही। 3 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स tan y dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। इधर प्लस था तो उधर क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, यहां पर पूरे एक्स है लेकिन ये tan y एक्स्ट्रा है और अपने पहले देखा कि जो एक्स्ट्रा वाली टर्म है उसको ट्रांसफर कर दे रहना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल x है लेकिन tan y एक्स्ट्रा है तो tan y को इधर भेज देंगे। राइट हैंड साइड में कौन है, y है, ये एक्स्ट्रा टर्म है तो जो टर्म एक्स्ट्रा है उसको इधर भेज दो एंड ये हो जाएगा 3 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। ये वाली टर्म्स यहां पर आ गई 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये वाली टर्म यहीं पर ही रखी। इधर जो एक्स्ट्रा 3 वो टर्म यहां पर लेके आ गए। ये वाली टर्म को ऐसी रहने दो, माइनस सेक स्क्वायर वाई, ये एक्स्ट्रा है इसको यहां लेके चले जाओ tan y dy। जो एक्स्ट्रा वाली टर्म है उसको क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। ये पूरे वेरिएबल x में थे, y एक्स्ट्रा था उधर भेज दिया। इस टर्म में ये एक्स्ट्रा टर्म थी तो वो टर्म्स को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में पूरे x वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में पूरे y वेरिएबल है। तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर उसके बाद में क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। क्या कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, e रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर x dx, माइनस बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू dy। ओके, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है
1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स। तो नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो 3 इंटू लॉग 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स। आपको कोरोलरीज पता है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स। सिंपल, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉग में आएगा, इक्वल टू माइनस, यहां पर भी देखो tan है, उसका डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर वाई। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, log इन ब्रैकेट tan y। आई बात ध्यान में, दोनों का आंसर लॉग में आ गया, इसका इंटीग्रेशन निकाला वो भी लॉग में, इसका इंटीग्रेशन वो भी लॉग में है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, log c आएगा। ये आपने देखा हुआ है कि जब पूरी टर्म्स में अगर लॉग आता है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी क्या आएगा, log c में आएगा। ये जनरल सॉल्यूशन में अपने स्टडी किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ओके, अब इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ये टर्म्स ऊपर चले जाएंगी, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स रेस टू द पावर 3, log की प्रॉपर्टी प्लस log इन ब्रैकेट tan y इक्वल टू log c, log a प्लस log b, तो क्या होता है, log a इंटू बी होता है, log a प्लस log b, log a इंटू बी, सो log a इंटू log a प्लस log b, तो log a इंटू b, log a इंटू बी इक्वल टू log c। दोनों तरफ से log कैंसिल कर दो, तो 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स क्यूब इंटू tan y इक्वल टू c, गिव अस इक्वेशन नंबर 2। दोनों तरफ से log क्या कर दिया अपन ने, कैंसिल कर दिए, तो क्या मिला अपने को, ये इक्वेशन। तो ये जो आपका, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो ये जो आपका इक्वेशन 1 जो है ये कौन सा है, जनरल सॉल्यूशन है। इक्वेशन 1 जो मिल गया ये जनरल सॉल्यूशन। अगर वो बोलता अपने को कि फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन, तो यहां तक कि अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता था, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहां लिख देते दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, लेकिन उसने क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालना कंपलसरी है। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये कंडीशन पुट कर देंगे और ये कंडीशन पे से अपने को c की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू किसकी हो जाएंगी, अपनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हो जाएंगी। सो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। सो 1 प्लस e रेस टू द पावर x मीन्स e रेस टू द पावर 0, उसका क्यूब इंटू tan पाई इक्वल टू c। तो ये हो गया 1 प्लस e रेस टू द पावर 0 1 क्यूब इंटू tan पाई दैट इज 0 इक्वल टू c। पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट c इक्वल टू 0 इन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1 प्लस e रेस टू द पावर x, 1 प्लस e रेस टू द पावर x उसका क्यूब इंटू tan y इक्वल टू 0। c के जगह क्या पुट कर दिया अपन ने, 0 पुट किया। c की वैल्यू 0 कहां से लाया है, ये दोनों वैल्यू पुट करके। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पूरा लिखना है आपको, शॉर्टकट में मत लिखना। ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी आपको पूरा लिखना है और ये भी पूरा लिखना है, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे में जनरल सॉल्यूशन बोलते तो कार्यक्रम यहीं तक ही चलता था, लेकिन उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बुला करके जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये कंडीशन पुट कर दिया अपन ने, और उसको सॉल्व करके आपको जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिल गई, और वो आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना,
तो जो नया सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। सेम है, जनरल सॉल्यूशन के जैसे ही अपने को सॉल्व करना है। ओके, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट कर दें। सेकंड प्रॉब्लम, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस y plus x square y dy equal to 0 when x equal to 2 y equal to 0, यानी अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉब्लम लिख लेते हैं, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, तो अपने पास में रह गया x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। यहां से x कॉमन निकलता, x कॉमन निकल गया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहां से y कॉमन निकल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। इधर x है, ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो एक्स्ट्रा को इधर भेज दो। यहां पर y है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो है ये कौन सी टर्म से आपके पास में एक्स्ट्रा वाली है, तो इसको इधर भेज दो। यानी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यहां पर जो एक्स्ट्रा वाली टर्म है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसको इधर भेज दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर लेके आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में पूरे x वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में पूरे y वेरिएबल है, तो ये काय में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर उसके अंदर क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का क्या लेना है आपको, इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x आता है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगेगा और एडजस्टमेंट में क्या लगेगा, 1/2। तो यहां लिख दिया मैंने 1/2 इंटीग्रेशन ट्वाइस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बात समझ में आ गई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x आता, मेरे पास में सिर्फ x है, तो यहाँ 2 लगा दिया, एडजस्टमेंट में क्या ले लिया, 1/2। इसकी बात करते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2y, माइनस साइन है ना, तो माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का तो 0 होता है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वैसे रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, यानी क्या हो गया, माइनस 2y। तो यहाँ मुझे माइनस 2y लगेगा, तो एडजस्टमेंट में मैंने माइनस 1/2 ले लिया, माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो 1/2 कैंसिल कर देंगे। 1/2 अगर आपने कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ट्वाइस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/2 दोनों तरफ है, दोनों को उड़ा दिया, तो क्या रह गया, इंटीग्रेशन ट्वाइस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर रहेगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस ट्वाइस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, यहां पर भी नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो कोरोलरीज अपन यूज कर दिया, माइनस यहां पर भी वही आ जाएगा, लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों लॉग में आ गए करके आपका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, वो भी क्या आएगा, लॉग में आएगा। चाहे तो आप कोरोलरी लिख लेना, कौन सी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके,
इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस log 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू log c log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा log a इंटू बी इक्वल टू log c log a प्लस log b, तो log a इंटू बी, दोनों तरफ का log चले गया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू c। ये जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में ये वैल्यू पुट करेंगे अपन, सो पुट x इक्वल टू 2 and y equal to 0 in 1. So equation 1 implies 1 plus x की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर 1 माइनस y की वैल्यू 0 उसका स्क्वायर इक्वल टू c। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1, ये इसने 1 दिया और इसने कितना दिया 5, so 5 into 1, so that is equal to 5, so therefore c equal to 5। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, so put c equal to 5 in इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 5। so this is रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देख लीजिए प्रॉब्लम कितना आसान है, यहां से जो कॉमन निकाल के उसको अपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आने के लिए ये एडजस्टमेंट किया अपन ने, राइट हैंड साइड भी वैसी किया, लेफ्ट हैंड साइड भी वैसी एडजस्टमेंट कर दिया अपन ने। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का एडजस्टमेंट करने के बाद में दोनों तरफ से 1/2 उड़ा दिया, फिर अपने इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन लेने के बाद में अपने को ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। जनरल सॉल्यूशन में कंडीशन के हिसाब से अपने क्या निकाला, c की वैल्यू फाइंड आउट किया और वो जनरल सॉल्यूशन में पुट करके क्या मिल गया आपको, ये रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3, y in bracket 1 plus log x dx upon dy minus x log x equal to 0, y equal to e square when x equal to e। ओके, चलिए फिर पहले जनरल सॉल्यूशन की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको लिख लेता हूं मैं, y प्लस log x dx अपॉन dy x log x इक्वल टू 0। ये टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, सो y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x dx अपॉन dy x इंटू log x, इधर माइनस है तो उधर जाके क्या बन गया प्लस। अब dy को ट्रांसफर कर देता हूं, सो y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x dx x log x dy। अब इधर कौन है, x है, कौन है इधर x, एक्स्ट्रा कौन है y, भेज दो उधर। यहां पे कौन है dy, एक्स्ट्रा कौन है x इंटू लॉग x, भेज दो इधर। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देने का, तो ये हो गया 1 प्लस log x अपॉन x log x dx dy अपॉन ये y उधर चले गया। समझ में आ गया क्या किया अपने, जो अपने पास में एक्स्ट्रा वाली टर्म्स है उस टर्म्स को क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था, इधर लेके आ गए। यहाँ पे कौन है y है, तो y को क्या किया इधर ट्रांसफर कर दिया। इधर पूरे x वेरिएबल, इधर y वेरिएबल, तो कौन सा फॉर्म हो गया ये, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। गुड, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये आपको पूरा लिखना है, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। वेरिएबल सेपरेबल में आने के बाद में सेकंड स्टेप जो रहेगी वो क्या रहेगी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इसको इंटीग्रेशन ले लेता हूं, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस log x
अपॉन x इंटू लॉग x dx इंटीग्रेशन dy अपॉन y। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म्स है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, और u इंटू वी अप्लाई मतलब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म मतलब 1 अपॉन x, x कैंसिल होके 1 आ गया, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसका डेरिवेटिव 1 तो 1 इंटू लॉग x कितना हो गया लॉग x। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, यहां पर भी नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे वो वाली कोरोलरी लगेगी, तो क्या हो जाएगा फिर इसका इंटीग्रेशन लॉग, नीचे टर्म्स जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो क्या हो गया लॉग इन ब्रैकेट लॉग ऑफ x लॉग x। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप u इसका डेरिवेटिव अलग लेके देखना, u इंटू वी कर देना, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इक्वल टू लॉग y प्लस दोनों लॉग में आ गए, ये भी लॉग में ये भी लॉग में है तो ये भी क्या हो जाएगा लॉग c हो जाएगा। ओके, अब अलग अलग तरीके से अपन कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग x माइनस लॉग y इक्वल टू लॉग c, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a अपॉन b, सो लॉग a अपॉन b इक्वल टू लॉग c, दोनों तरफ का लॉग कैंसिल कर दो तो क्या रहेगा x लॉग x अपॉन y इक्वल टू c। ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। कंडीशन पुट कर देते अपन, पुट y इक्वल टू ई स्क्वेयर एंड x इक्वल टू ई इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन 1 क्या देगा अपने को, x की जगह e पुट किया, e लॉग e स्क्वेयर इक्वल टू c, e स्क्वेयर इक्वल टू c, x की जगह e पुट करेंगे, y की जगह e स्क्वेयर तो एक e कैंसिल हो गया, लॉग e की वैल्यू कितनी होती है 1, सो 1 अपॉन e इक्वल टू c, c की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन e, तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते c की वैल्यू 1 अपॉन e, तो क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन 1 इंप्लाइज x लॉग x अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन e, e को इधर भेज दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा आपका फिर e यहां पे आ गया, ये हो गया e x log x इक्वल टू y, e x log x इक्वल टू y, सो e x log x minus y equal to 0, so this is required particular solution। ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4, e raised to the power y plus 1 cos x plus e raised to the power y sin x dy equal to 0 when x equal to pi by 6 y इक्वल टू 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो पहले जनरल सॉल्यूशन का फाइंड आउट करेंगे अपन, cos x प्लस e रेज टू द पावर y sin x dy by dx इक्वल टू 0, ये वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, सो दैट इज e रेज टू द पावर y प्लस 1 cos x माइनस e raised to the power y sin x dy by dx, dx को यहां भेज दो, e raised to the power y प्लस 1 cos x dx माइनस e raised to the power y sin x dy, x है कौन है एक्स्ट्रा, ये वाली टर्म्स कैसी है एक्स्ट्रा टर्म है तो इसको इधर ट्रांसफर करो, ये y है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा का काम है तो इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो गया cos x अपॉन sin x
dx इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर y, ई रेस टू द पावर y प्लस 1 dy। यहां पर इधर पूरे y वेरिएबल होना, ये साइन x वाली टर्म ज्यादा की है तो एक्स्ट्रा वाली जो टर्म है उसको यहां ट्रांसफर कर दिया, इधर ये टर्म ज्यादा थी तो उधर ट्रांसफर कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन x dx माइनस बाहर इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर y अपॉन e रेस टू द पावर y प्लस 1 dy। ओके, अब देखिए नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, साइन x का डेरिवेटिव cos x। अगर मैं ऐसा नहीं भी लिखता, यहाँ पे cot लिखता तो भी उसका आंसर वही आता था, cos x अपॉन साइन x। इसके जगह अगर मैं cot लिखता तो इंटीग्रेशन ऑफ cot कितना होता है, log ऑफ साइन x। और ऐसा भी क्या हो रहा है, log ऑफ साइन x ही हो रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने log ऑफ साइन x इक्वल टू माइनस, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो यहां पर भी आ जाएगा वही log e रेस टू द पावर y प्लस 1। दोनों लॉग में आ गए करके आपका जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो भी क्या में आएगा, लॉग में आएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो जब अपन इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन x, ये माइनस है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, प्लस लॉग e रेस टू द पावर y प्लस 1 इक्वल टू लॉग c, log a प्लस log b, log a इंटू b तो log साइन x इंटू ई रेस टू द पावर y प्लस 1 इक्वल टू log c। दोनों तरफ से log निकाल दो तो क्या रहेगा, साइन x इंटू ई रेस टू द पावर y प्लस 1 इक्वल टू c। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अपने को जनरल सॉल्यूशन होना क्या है, अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन होना, तो ये कंडीशन पुट कर देंगे अपन। तो क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू पाई बाय 6 दिया हुआ है तो पुट x इक्वल टू पाई बाय 6 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज साइन पाई बाय 6 e रेस टू द पावर 0 प्लस 1 इक्वल टू c। पाई बाय 6, पाई बोले तो 180, 180 अपॉन 6 कितना होता है, 180 अपॉन 6 बोले तो 30, यानी साइन 30 डिग्री हो गया। जिसको डायरेक्ट आता है उसको डायरेक्ट लिखने का, अगर अपने को नहीं आता है, अगर अपना कंफ्यूजन होता है पाई बाय 3 और पाई बाय 6 में, तो अपने वैल्यू पुट करके ही देख लेना। 180 अपॉन 6 कितना होगा, 30 हो गया, तो पाई बाय 6 बोले तो क्या हो गया, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन 30 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। ई रेस टू द पावर 0 कितना होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू सी। ये क्या हो गया, 1/2, यहां से कितना आएगा, 2 इक्वल टू सी। सब कुछ कट गया तो c इक्वल टू कितना हो गया, 1। c इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब ये c इक्वल टू 1 यहां पे पुट कर दो। सो पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज साइन x इन ब्रैकेट e रेस टू द पावर y प्लस 1 इक्वल टू 1। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या मिला आपको, साइन x e रेस टू द पावर y प्लस 1 इक्वल टू 1। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आंसर में √2 दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का जो आंसर दिया हुआ है वो 1 की जगह क्या है, √2। 1 की जगह √2 लाना है तो ये जो आपके हाथ में पाई बाय 6 दिया हुआ है इसके जगह क्या लगेगा, फिर पाई बाय 4 लगेगा। क्या लगेगा, पाई बाय 4। अगर आप यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर दो तो साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 बोले तो 45 डिग्री, तो कितना होगा, 1/√2। फिर ये 2 और 2 कैंसिल होकर c की वैल्यू कितनी रहेगी, √2 रहेगी।
साइन यहाँ पे 1/√2 आएगा, ये √2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो गया √2, और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको आंसर √2 मिलेगा। आए दिन में एक तो पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर गलत होगा, अगर ये प्रॉब्लम सही है तो आंसर गलत होगा। अगर आपको यहाँ पे √2 चाहिए तो x इक्वल टू कितना लगेगा, π/4 लगेगा। ओके, प्रॉब्लम के हिसाब से ये आंसर बराबर है। आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5, x plus 1 dy by dx minus 1 equal to 2 into e raised to the power minus y equal to 0, x equal to 1. Okay, first we have to find out the general solution. So x plus y dy by dx minus 1 equal to 2 into e raised to the power minus y, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 1 को, ये हो गया x plus 1 dy by dx 2 into e raised to the power minus y plus 1, dx को उधर भेज देंगे, ये हो गया x plus 1 dy इक्वल टू 2 into e raised to the power minus y plus 1, dx उधर चले गया, इधर y है, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, ये जो टर्म्स है ये y वाली टर्म्स है ना, तो इसको यहां शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2 into e raised to the power minus y plus 1 dy equal to 1/x plus 1 dx। यहां पर x वेरिएबल है तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा हो गई तो उसको इधर शिफ्ट कर दिया, यहां पर ये एक्स्ट्रा है तो इसको क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। पहले इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, इसको एडजस्ट करके फिर क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, 1/2 e raised to the power y plus 1 dy equal to 1/x plus 1 dx। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1/2 plus e raised to the power y upon e raised to the power y dy equal to 1/x plus 1 dx। ये टर्म को ऊपर शिफ्ट कर दो तो e raised to the power y upon 2 plus e raised to the power y, 2 plus e raised to the power y dy equal to 1/x plus 1 dx। बराबर कर रहे हैं ना, क्या किया है, e raised to the power माइनस y था उसको नीचे लेके आ गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब ये वाली टर्म्स न्यूमरेटर में चले गई तो क्या हो गया, e raised to the power y upon 2 plus e raised to the power y, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन e raised to the power y upon 2 plus e raised to the power y dy equal to e raised to the power y upon 2 plus e raised to dy equal to integration 1/x plus 1 dx। इसका डेरिवेटिव है, नीचे जो टर्म्स है ये टर्म का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, log इन ब्रैकेट 2 plus e raised to the power y, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो वो कोलर रिड्यूस हो गई, log 2 plus e raised to the power y इक्वल टू log, यहां पर भी वही है, प्लस दोनों तरफ log आ गया करके क्या हो गया, log c हो गया। सो दैट इज इक्वल टू log 2 plus e raised to the power y माइनस log x plus 1 equal to log c, log a minus log b, so that is log a upon b equal to, ये हो गया log c, दोनों तरफ से log निकाल दिया, 2 plus e raised to the power y upon x plus 1 equal to c। गिव एज इक्वेशन नंबर 1। c की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे अपन ये कंडीशन पे से। सो पुट
ये आपका जनरल सॉल्यूशन, ये इधर शिफ्ट कर दिया, क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो 2 प्लस e raised to the power 0 upon 1 plus 1 equal to c. So 2 plus 1 e raised to the power 0 कितना हो गया 1, 2 plus 1 upon 2 equal to c. So 3 upon 2 equal to c. अब ये वैल्यू कहां पुट करेंगे अपन, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो पुट c equal to 3 upon 2 in 1. So equation 1 implies 2 plus e raised to the power y upon x plus 1 equal to 3 upon 2. ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट करो, ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट करो, तो 2 in bracket 2 plus e raised to the power y, 3 in bracket x plus 1. This is required particular solution. ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या किया आपने यहाँ पे, ये जो आपको प्रॉब्लम दिया था पहले इसको इधर शिफ्ट करके मैंने क्या किया, उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के बाद यहाँ पे e raised to the power माइनस y, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये मुझे फाइनल मिल गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर उसका इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन लगा के हमेशा की तरह अपन कोरोलेस क्या किया यूज किया। कौन सी कोरोलेस यूज किया आप यहाँ पे कि इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू log f ऑफ x। तो नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर भी आ गया, इधर भी आ गया, ये दोनों log में आ गए करके आपका जो c है वो भी क्या में आएगा log में आएगा। फिर इसको जो आपको कंडीशंस दी थी वो कंडीशन अपने यूज करके c की वैल्यू फाइंड आउट किया, और वो c की वैल्यू कहाँ पुट कर दिया अपने इक्वेशन 1 में, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या आपका जनरल सॉल्यूशन, और c की वैल्यू जब पुट कर देते जनरल सॉल्यूशन में तो क्या बन जाता अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट वाले प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको लाना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6, cos dy by dx इक्वल टू a belongs to r, आपके वहां पे लिखा हुआ है a belongs to 1 square, तो 1 square नहीं है, वहां पे क्या होना r होना, y of 0 equal to 2। अब ये y of 0 दिया हुआ है, y of 0 equal to 2, इसका मतलब क्या होता है कि when x equal to 0 then y equal to 2। ये जो y of 0 equal to 2 दिया है ना, तो y of 0 equal to 2, इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 2। तो ये y of 0 equal to 2 is nothing but x equal to 0 y equal to 2। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये हो गया cos dy by dx इक्वल टू a, ये cos को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या बन जाएगा dy by dx इक्वल टू cos इनवर्स a, इधर cos है इधर जाएंगे तो क्या होगा इनवर्स, सो dy by dx इक्वल टू cos इनवर्स a, dx को भेज दो, सो dy इक्वल टू cos इनवर्स a dx, इधर y इधर x, ये जो है ये कौन सी टर्म है कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। फिर कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर पूरा x वेरिएबल हो गया, इधर पूरा y वेरिएबल हो गया, तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन cos इनवर्स a dx, कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं,
इंटीग्रेशन dy इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटीग्रेशन dx, यहां पर 1 है तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, और यहां पे क्या हो जाएगा x, क्योंकि इसका कितना आएगा x, और ये हो गया प्लस सी, x और क्या हो गया प्लस सी। देख लीजिए बराबर, पहले समझ गया बराबर, इसका 1 तो y हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 किसका डेरिवेटिव होता है x का, करके 1 का इंडिकेशन क्या होता है x। ओके, ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, इसको नाम दीजिए मैंने इक्वेशन 1। अब इसकी कंडीशन पुट कर देंगे अपन, सो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। So equation 1 implies y and 2 equal to cos inverse a into x, x की वैल्यू कितनी है 0, प्लस c, so that is c equal to 2। ओके, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 2, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट c equal to 2 in equation 1, so y equal to cos inverse a x plus 2, इधर ट्रांसफर करो, y minus 2 equal to x into cos inverse a, x यहां पे भेज दिया, y minus 2 upon x equal to cos inverse a, cos को इधर शिफ्ट कर दो, cos को अगर आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा फिर cos y minus 2 upon x equal to a। So this is required particular solution, तो this is required particular solution। आए दिन में, तो यहां पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया, सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपके पास में 6 प्रॉब्लम दिए हुए थे, सभी प्रॉब्लम में आपको क्या करना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर जो आपको स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन का यूज करके आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, या जिसको अपन क्या बोलेंगे फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना है। फिर आपको नया जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा, है ना। तो इस तरीके से अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस वेरिएबल सेपरेट वन हेंस सॉल्व, तो कहीं पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और कहीं पे जनरल सॉल्यूशन। तो कैसा अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकालना और जनरल सॉल्यूशन कब निकालना। अगर ऐसी कंडीशन आपको दी हुई है तो समझ जाना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और अगर ये कंडीशन दी हुई नहीं है तो क्या समझ जाएंगे आप, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है करके। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक अपन ने क्या देखा हुआ है, सबसे स्टार्टिंग में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखा। वो देखने के लिए पहले अपने इक्वेशन यानी क्या होता है वो देखा है। इक्वेशन बोले तो क्या होता है, द टर्म्स द एक्सप्रेशन विच हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू, कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल टू की साइन आती है तो उसको अपन इक्वेशन बोलते हैं। फिर अपन देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, द इक्वेशन हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की टर्म बोले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चलता, सेकंड थर्ड कोई भी ऑर्डर डेरिवेटिव चलेगा, मतलब dy बाय ds वाली टर्म आने को ना, या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, कोई भी डेरिवेटिव वाली चल लेंगे। एनी ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर का उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, ऑर्डर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर वाली टर्म्स उसमें रही तो भी चलेगा, लेकिन उस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स की टर्म होना कैसा है, कंपलसरी है। अगर डेरिवेटिव्स की टर्म रहेगी तो वो जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स द इक्वेशन विच हैविंग द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। फिर आपने उसमें देखा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला अपन उसमें वो टर्म्स में देखा हुआ है। ओके, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होने के बाद फिर अपन देखा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर कैसा फाइंड आउट करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स की जो हाईएस्ट पावर रहेगी, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो पावर रहेगा, पूरे इक्वेशन के पावर की बात नहीं होती है वहां पे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन का पावर देख लेते हैं और वो उसका क्या बता देते हैं, डिग्री बता देते हैं। डिग्री उसकी नहीं निकलती है। डिग्री किसकी निकलती है, आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव रहेगा उसका जो पावर है, वो पावर यानी क्या होता है, अपना डिग्री होता है। तो इस तरीके से अपन ने ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन देखी। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 में जो प्रॉब्लम थे वो क्या किया अपन ने, सॉल्व किए। ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हुए आपको एक चीज का ध्यान होना था कि क्या, कि आपका जो पावर है, मतलब जो इंडेक्स है, वो कभी फ्रैक्शन में आने को नहीं होना है, यानी 1/2 1/3 इस तरीके से आने को नहीं होना है। इसका मतलब रेडिकल वाली साइन आने को नहीं होना। 1/2 रहेगा तो स्क्वायर रूट बोलेंगे अपन, 1/3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्यूब रूट बोलेंगे अपन। तो वो अपने को होना नहीं है। अगर आपके पास में, अगर आप जब भी उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर रहे हो और अगर आपके पास में रेडिकल साइन अगर दे रहा है, मतलब पावर अगर फ्रैक्शन में, तो पहले उसको निकाल देना, स्क्वेयरिंग करके, क्यूबिंग करके, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से आपको उसमें एडजस्ट करके उसको वो रेडिकल साइन निकाल देना। फिर उसको रेडिकल साइन से फ्री होने के बाद में आप क्या निकाल सकते हैं, उसका ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। फिर अपन ने उसमें देखा कि कभी कभी अपन ने एक आधे टर्म को एक्सपांड किया और कभी एक्सपांड नहीं भी किया। ऐसे में अगर वो टर्म्स को एक्सपांड करने के बाद भी अगर अपने रिजल्ट पे फर्क नहीं गिरता है, मतलब वो टर्म्स अगर अपने को ऑर्डर और डिग्री में फर्क नहीं कराता है, तो फिर उसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्क गिरेगा तो फिर उसको एक्सपांड करना कैसा है, बहुत जरूरी है। तो वो प्रॉब्लम देख के आप लोगों को समझ में आता ही है। तो उस तरीके से प्रॉब्लम जो भी थे वो अपने एक्सरसाइज 6.1 में सॉल्व किए थे। तो एक्सरसाइज 6.1 ये आपकी टोटली काय के ऊपर बेस्ड थी, ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर बेस्ड थी। तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने बताया कि आपका जो इक्वेशन जो है, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन। तो उसमें रेडिकल साइन होना नहीं होना। दूसरा ये देखना है कि dy/dx किसी का पैरामीटर नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी का पैरामीटर रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कभी भी एक्सपांड नहीं होते। ऐसी अगर सिचुएशन रहेगी तो वहां पे सिर्फ अपन ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, उस इक्वेशन का अपन डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। में ये हो गया था अपना एक्सरसाइज 6.1 तक हो गया था। फिर अपन ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको एक आधा सॉल्यूशन दिया हुआ है और उस सॉल्यूशन पे से अपने को क्या करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म अगर करना है तो पहले क्या करना पड़ता है अपने को, उस सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं वो आपको देखना है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे उतने बार उस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उसके अंदर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसका ऑर्डर भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। 2 अगर है तो ऑर्डर 2 रहेगा। 3 अगर है तो ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने थे, 1 और 2 ही थे। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या करना पड़ता अपने को, एलिमिनेट करना पड़ता। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। मींस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल वो करने के लिए आपको फर्स्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देन differentiate the given solution at the time of the number of arbitrary constant। जितने अपने पास में arbitrary constant रहेंगे उतने arbitrary constant से उसको क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करते करते आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं, कभी कभी अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं और कभी एलिमिनेट नहीं भी होते। जहां पे एलिमिनेट नहीं होते हैं वहां पे आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है कि C1 प्लस C2 अगर दो आपके पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, तो पहले आप C1 के फॉर्म में टर्म्स निकाल लो, फिर वो C1 की वैल्यू एक आधी इक्वेशन में पुट करो, फिर आपके पास में C2 बचेगा, फिर C2 की वैल्यू और किसी तरीके से एडजस्ट करके आपको उसको वैल्यू फाइंड आउट करके ओरिजिनल इक्वेशन में क्या करते हैं अपन, पुट करते हैं। तो किसी भी तरीके से अपने को आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या करना पड़ता, एलिमिनेट करना पड़ता। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर आपके सॉल्यूशन में से एलिमिनेट हो गए तो फिर आपको जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहे, सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ओके, फिर उसमें भी अपने पास में एक्सरसाइज 6.2 के अंदर दो टाइप के प्रॉब्लम थे। एक आपके पास में डायरेक्ट आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए थे और उसने पूछा कि वेदर दिस रिलेशन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और नॉट, है ना, कि वो जो रिलेशन है वो रिलेशन उसको सेटिस्फाई करते कि नहीं करते। मतलब आपको उसको डिफरेंशिएट करते करते वो इक्वेशन अगर आप लेके आ गए
तो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है मतलब सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब वो जो रिलेशन है या वो फंक्शन है वो उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। फिर कभी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई थी उसके अंदर, फिर वो वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपको क्या करना पड़ता था, पहले सॉल्यूशन निकाल के फिर अपन क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे। फिर आते थे अपन एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। अब एक्सरसाइज 6.3 यानी क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो टाइप के आपके इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या हो गया था अपना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो अपन देख रहे हैं ये पूरे क्या आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसके अंदर एक ही डिपेंडेंट और क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे ज्यादा नहीं है। फिर अपने एक्सरसाइज 6.1 के लिए अपने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अभी तक अपने एक ही मेथड यूज किया है, और वो कौन सी मेथड यूज किया अपने, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाली मेथड यूज किया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करते क्या अपन, कि आपके पास में दो ही वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कर रहे हैं। जब आप बीएससी में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो वहां पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपको स्टडी करने को मिलेगा, है ना। लेकिन फिलहाल अपन बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी आपके पास में दो ही वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। फिर उसको आपको कहाँ में लाना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको लाना है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पूरे एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल रहेंगे, और राइट हैंड साइड में पूरे वाई या क्या रहेंगे, एक्स वेरिएबल रहेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर इधर पूरा वाई वेरिएबल है और इधर पूरा क्या है, एक्स वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड में वाई है, राइट हैंड साइड में क्या है, पूरे एक्स है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के लिए कहीं कहीं डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट आ गया। इसके पहले जो अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहां पे अपने को कुछ कॉमन निकालना पड़ता है, या फिर अपने को ये चेक करना पड़ता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा वाली टर्म्स कौन सी है। जो टर्म एक्स्ट्रा रहेगी वो टर्म को क्या करते हैं अपन, दूसरे साइड में शिफ्ट कर देते। यानी एक तरफ अपन पूरा वाई वेरिएबल का काम चलाते, एक तरफ पूरा एक्स चलाते। इधर जो टर्म एक्स्ट्रा है उसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, इधर वाली टर्म्स को इधर, यानी राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा जो भी टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड वाली किसकी तरफ चले जाएंगी, राइट हैंड साइड की तरफ चले जाएंगी। फिर वो वेरिएबल सेपरेबल आने के बाद फिर क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करते हैं। यानी पहला आपकी स्टेप क्या है, अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहले आपको उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कुछ डायरेक्ट एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ एडजस्ट नहीं होते, तो किसी में से अपने को कॉमन निकालना पड़ता, या कभी इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म राइट हैंड साइड को ट्रांसफर करना पड़ता। वो प्रॉब्लम के हिसाब से आपको समझ में आने को ना, कि अभी इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के लिए अपने को कौन से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरफ वाई रख देना, एक तरफ क्या कर देना, डीएक्स कर देना, और एक्स्ट्रा वाली जो भी टर्म रही उसको क्या कर देना, फिर शिफ्ट कर देना। लेफ्ट हैंड साइड में रही तो राइट हैंड साइड में भेज देने का, और राइट हैंड साइड में रही तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने का। फिर वेरिएबल सेपरेबल आने के बाद में उसके बाद की नेक्स्ट जो आपकी स्टेप रहती है वो कौन सी रहती है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। सभी प्रॉब्लम के अंदर अपने वही किया हुआ है कि फर्स्ट वी सेपरेट द इक्वेशन, मींस वी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड देन वी टेक द इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। दोनों साइड का क्या क्या अपने इंटीग्रेशन लिया, और इसमें जितने भी अपने इंटीग्रेशन देखे हुए एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है। बहुत सारी जगह तो वो कोरोलरीज यूज होती है। कौन सी कोरोलरी यूज होती है ज्यादातर, ये वाली इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये वाली कोरोलरीज अपने बहुत जगह क्या किया है, यूज किया हुआ है, कि नीचे जो टर्म्स दिए वो टर्म्स का क्या होना, ऊपर डेरिवेटिव होना। तो ये कोरोलरीज अपने बहुत से ज्यादा जगह यूज किया हुआ है। फिर अपने एक बात और ध्यान में रखा है यहाँ पे, कि जब दोनों तरफ अगर आपका आंसर लॉग में आ रहा है, दोनों इंटीग्रेशन आपके पास में है, और ये इंटीग्रेशन में इधर इधर दोनों तरफ अगर लॉग आ रहा है, तो आप जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेते हो वो भी क्या में आएगा, लॉग में आएगा। यानी इस तरीके से अगर मेरे पास में रहेगा, ये मेरे पास में प्रॉब्लम दिया है, समझ लो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई। तो इसका जब लूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा सोल्यूशन। इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। इधर भी लॉग आ गया, इधर भी लॉग आएगा। तो ये आपके पास में जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो लेते हो वो भी क्या में लेते हैं अपन, लॉग सी में लेते हैं। यानी दोनों तरफ अगर लॉग है, या जितने बार भी आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, सभी इंटीग्रेशन की इसमें अगर लॉग आता है, तो आपका ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है ये भी क्या में रहेगा, लॉग में रहेगा। दोनों लॉग में है तो ही लॉग में आएगा, ये लॉग में है ये नहीं है तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सिर्फ सी आएगा।
या दोनों जगह लॉग नहीं आता तो भी क्या लिखेंगे अपन, सी लिखेंगे। लेकिन ऑल द इंटीग्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ लॉग, यानी लॉग में अगर सभी इंटीग्रेशन आते हैं तो आपका जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो क्या लेना, आपको लॉग सी लेना है। ये बराबर ध्यान में रखना। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जब अपने इंडिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व किया था तो वहां पे अपना लॉग आया तो भी अपन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लेते थे, नहीं आता तो क्या लेते थे, सी लेते थे। यानी इसके पहले तक अपने को इतने मालूम था कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कितना होता है, सी होता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपको समझ में आ गया कि अगर दोनों आंसर अगर लॉग में आते हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी काय में लेना है, आपको सी में लेना है। ओके, फिर इस तरीके से करने के बाद में फिर अपन क्या करते हैं, उसको जो भी अपनी यानी ए प्लस बी लॉग ए माइनस लॉग बी या लॉग ए प्लस लॉग बी, उसके हिसाब से लॉग वाली टर्म्स यूज करके अपन उसने क्या किया, अपन ने सॉल्व किया। तो इसके अंदर आपका जो एक्सरसाइज 6.3 था उसके अंदर पहला आपको सॉल्यूशन दिया था और चेक करना था कि वेदर दैट सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, वो भी आपने देखा हुआ है। सेकंड में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था, तो सॉल्व करने के लिए अपन ने जो हमेशा मेथड यूज किया वेरिएबल सेपरेबल वाली, वही मेथड से यूज किया। तो वेरिएबल सेपरेबल वाले में किस तरीके से करते हैं, ये जब मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हुए तब मैंने आपको आसान तरीके से समझा के दिया हुआ है कि करना क्या है। जो भी टर्म्स इस साइड में उसको पहले एक वाली टर्म्स को उधर भेज देने का और उसके अंदर ये देख लेना कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेने का और शिफ्ट कर देना। नहीं एक्स्ट्रा दिखता है तो फिर उसमें से कॉमन क्या निकलता है वो देखो, फिर कॉमन निकलने के बाद में अपने को दिख जाएगा कि एक्स्ट्रा क्या है, तब आप उसको भेजो। किसी भी तरीके से प्रॉब्लम की सबसे एडजस्टमेंट करके आपको उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना ही है। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आपकी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड ऑफ दिस। आपको लर्न हो गया व्हेन द प्रॉब्लम इज इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देन द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। और इंटीग्रेशन अपने इंडेफिनिट में देखा हुआ है किस तरह सॉल्व करते हैं, वहां तो अपने इससे भी कॉम्प्लिकेट वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए, यहाँ तो एकदम इजी वाले प्रॉब्लम थे। जो बेसिक जो था इंटीग्रेशन के वो बेसिक कंडीशन बेसिक फॉर्मूले ही क्या किए अपने यहाँ पे यूज किए, क्योंकि ज्यादा इसके अंदर हाइयर इसका इंटीग्रेशन लेने की अपने को जरूरत नहीं थी और ना ही कुछ उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट वाला काम था। फिर उस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम क्या किए, सॉल्व किए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक 7 नंबर का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा आपका लेंदी प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो 2 टाइम यूज किया था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको मालूम है कि कब यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करते हैं, व्हेन द इंटीग्रेंड कैन बी गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। 2 प्रोडक्ट का अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है तब वहां पे अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है तो प्रॉब्लम आता कि किसको फर्स्ट फंक्शन बोलना और किसको सेकंड फंक्शन बोलना। फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए अपने क्या किया हुआ है, एक रूल अपने को दिया हुआ है LIATE। विद द हेल्प ऑफ दैट रूल वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। कौन सा रूल बताया मैंने, LIATE ये रूल है। इस रूल से अपन डिसाइड करते हैं कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन आएगा कौन सा सेकंड आएगा। ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है कि ये पहले आया करके फर्स्ट ऑर्डर हो ये बाद में आएगा करके सेकंड, ऐसा नहीं होता। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस वी डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, लॉग, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या क्या अप्लाई किया था। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया था, वहां पे cos स्क्वायर y और cos स्क्वायर x वाली टर्म थी। फिर अपना एक प्रॉब्लम अराइज हो गया, कहते हैं अपने पास में इंटीग्रेशन cos स्क्वायर y नहीं है। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर y और cos स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव्स नहीं है। फिर अपन ने क्या किया था, उसकी वैल्यू पुट किया था, यानी उसको cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर y को इस तरीके से अपने लिखा था कि उसका डेरिवेटिव्स अपने को मिलने को ना, अगर डेरिवेटिव्स पता है तो उसका इंटीग्रेशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1/x किसका डेरिवेटिव आता है, log x का, करके उसका इंटीग्रेशन मिल गया। 1/y किसका आता है, log y का, करके उसका मिल गया। यानी वो टर्म्स अगर डेरिवेटिव्स बनती है तो उसका इंटीग्रेशन अपन निकाल सकते हैं। तो वहां पे अपने cos 2 थीटा की जो वैल्यूज थी इन टर्म्स ऑफ cos, उससे अपन ने cos 2 थीटा की वैल्यू लेके क्या किया, अपने उसको सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको प्रॉब्लम नंबर 7 वाला है, उसकी तरफ आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि वहां पे 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना है। मैंने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन लिखा था, दूसरा फंक्शन राइट हैंड साइड में लिखा था। यानी लेफ्ट हैंड साइड में पूरा y वाला कार्यक्रम था और राइट हैंड साइड में पूरा x वाला था। आप चाहे तो दोनों को एक तरफ करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए किया था कि अगर मेरे पास में y अगर आता है तो y को देख देख के मैंने x को लिखना सीख लिया था। लेकिन आप अगर एक तरफ करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ पूरा लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स इतनी बड़ी जाएंगी और राइट हैंड साइड वाली टर्म इतनी हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, इधर की टर्म उधर शिफ्ट करके फिर दोनों सेपरेट तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या किया, उसको अप्लाई किया था। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आप y को बराबर कर लो और y को देख देख के आप किसको लिखना सीखो, x को। लेकिन ध्यान में रखना
एक भी वेरिएबल आगे पीछे नहीं होने को ना। नहीं तो लिखते लिखते कभी y के चक्कर में अपन लिख रहे हैं x का y को देख देख के, और मालूम गिरा कि कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया, x के अंदर y का वेरिएबल डाल दिया। तो प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। आज इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर इसके पहले की जो एक्सरसाइज 6.3 में जो अपन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 थे, वहां क्या थे आपके पास में जनरल सॉल्यूशन ही आपके पास में थे, क्योंकि उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या था आपके पास में प्रेजेंट था, जिसको अपन सॉल्यूशन अगर है तो उसमें क्या बोलेंगे अपन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है दैट इज नोन एज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो अपने पास में प्रेजेंट था। लेकिन आज जो अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो किसके किए, अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के किए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर अपने को फाइंड आउट करना है, दो टाइप का सॉल्यूशन अपने पास में, एक है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक अपन ने आज के लेक्चर के पहले क्या सॉल्व किया था, अपने जनरल सॉल्यूशन सॉल्व किए थे। लेकिन आज कौन से सॉल्यूशन सॉल्व करना था अपने को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ये लेक्चर चालू किया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कैसा निकालेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए भी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कैसा है, कंपलसरी है। विदाउट जनरल सॉल्यूशन अपन डायरेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जनरल सॉल्यूशन कैसा फाइंड आउट करते हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा ही है। तो यहां तक तो अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही सॉल्व किया। जो भी आपको प्रॉब्लम दिया है उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखा, इंटीग्रेशन निकाला, उसका इंटीग्रेशन निकाल दिया। तो यहां तक हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। फिर क्या करना है, ये इस तरीके से आपको कुछ कंडीशंस दी हुई रहेगी, इस कंडीशन का यूज करके आपको किसकी वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, या इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अपन आर्बिट्ररी वैल्यू बोलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करना है, और पुट करने वाले जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या होता है आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का रहे या जनरल सॉल्यूशन का रहे, पहले आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही है। और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना, और वो यूज करने के बाद में फिर इंटीग्रेटिंग करके जनरल सॉल्यूशन मिल गया कि कंडीशन पे से क्या निकालेंगे अपन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आज अपन ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए और सभी प्रॉब्लम आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ही रिलेटेड थे, और सभी प्रॉब्लम एकदम इजी प्रॉब्लम थे। कहीं पर भी ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाला कार्यक्रम नहीं था। हाँ, थोड़ा बार आपको इंटीग्रेशन और उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो अपने को पता ही होना चाहिए। तो जिस बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता है उसने पहले इंटीग्रेशन का लेक्चर देख लो, और इंटीग्रेशन के मेरे पास में 25 लेक्चर्स आपको दिए हुए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, पहले आप उसको स्टडी कर लो। उसमें जो बारीक सारी चीज़ें आपको दी हुई है, उसके टाइप्स दिए हुए, वो टाइप्स के करस्पॉन्डिंग कुछ प्रोसीजर आती है, वो आपको प्रोसीजर स्टेप्स वगैरह सब कुछ आपको अच्छी तरीके से लिख के दिया है। फार्मूले भी आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। जिस बच्चे को डेरिवेटिव्स के फार्मूले अच्छी तरीके से लर्न है उसको इंटीग्रेशन के फार्मूले ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ फार्मूले अलग है जो डेरिवेटिव्स के बेस पे नहीं आते हैं, वो वाले फार्मूले आपको लर्न करना ही है। जैसे कुछ फार्मूले 7 थे, फिर बाद में 3 वाले आ गए, फिर 3 वाले आ गए, इस तरीके से उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया था अपन ने, वो इंटीग्रेशन के अंदर मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन के लिए आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना कैसा है जरूरी है। यानी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको समझना है तो आपको दोनों आने को ना, आपको एक तो उसका डेरिवेटिव लेते आने को ना, मतलब आपको डिफरेंशिएशन भी आने को ना, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको इंटीग्रेशन भी आने को ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन उसी बच्चे ने करना जिस बच्चे का डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन अच्छा है, उस बच्चे ने ही डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया, मुझे इसका इंटीग्रेशन ही नहीं मालूम, तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। अजन में तो यहाँ पर अपन इस लेक्चर को यहीं पर ही रोकते हैं अपन। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया अपन ने सॉल्व किया, जिसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व करेंगे, यही एक्सरसाइज का। लेकिन उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे आपका ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, वहां पे डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड में दी होगी। जो बीमारी है वो बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट रहती है, तो उसी तरीके से इसके लिए अलग ट्रीटमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। कल वाले जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर क्या रहेगा, कुछ आपको कंडीशंस दी हुई रहेंगी, या कुछ आपको इस तरीके से क्लू दिया रहेगा कि उसको पुट करना पड़ेगा आपको, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा किसके अंदर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर। अभी तक अपना डायरेक्ट काम चलते आया, ज़्यादा कुछ दिमाग को तकलीफ नहीं थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पहचानना है, आपको प्रॉब्लम के अंदर क्लू क्या दिया हुआ है वो आपको पहचानते आने को ना। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम के अंदर क्लू समझ गया, वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या हो जाता, कन्वर्ट हो जाता। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर तो अपने घर का ही माल है क्या नहीं। वेरिएबल सेपरेबल तो फिर फटाक से लाइट लग जाता,
इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, और इंटीग्रेशन लेने में तो आप एकदम माहिर हो कि नहीं हो, है ना। तो आप इसको, तो इस लेक्चर के अंदर अपन इतना ही काम करते हैं। तो आए सबके ध्यान में, तो यहाँ पे अपने ये लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए अपने फ्रेंड्स को, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल के बारे में आप बताइए, और मेरे चैनल को आप याद से सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।